So today in this video you will be learning about AWS. Welcome to all in our today's demo session. तो स्वागत करता हूं आज के इस डेमो सेशन में। आज के डेमो सेशन का एजेंडा है, पहले तो हम ट्रेनर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड, व्हाई वी रिक्वायर AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट कोर्स। AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट करने की जरूरत क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। थर्ड, हम डिस्कस करेंगे Who can do AWS Certified Solution Architect Associate course? ऐसे वो कौन कौन से लोग हैं जिनको AWS Certified Solution Architect Associate कोर्स करना चाहिए अपना करियर क्लाउड में बनाने के लिए। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट क्या है और क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट से या फिजिकल डेटा सेंटर से किस तरह बेहतर है। How the cloud computing is better as compared to our physical data center from our physical on-premises environment. तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे इन सब बातों के जवाब, इन सब सवालों के जवाब। तो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब ट्रेनर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। ट्रेनर का नाम है जोगिंदर सिंह तोमर, यानी कि मैं, and my qualification is Masters of Computer Applications. एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं तो मेरे को 14 इयर्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस है। इस 14 इयर्स के एक्सपीरियंस में 5 इयर्स मैंने अदर टेक्नोलॉजीज में मैंने काम किया, उनकी ट्रेनिंग्स को डिलीवर किया, जैसे कि सिस्को, VMware, SCCM, एसकॉम, विंडोज सर्वर, लाइनक्स सर्वर, एक्शन सर्वर, Office 365 and many more. लेकिन उसके बाद मैंने अपनी टेक्नोलॉजी को स्विच किया अदर प्लेटफॉर्म पे, जो कि क्लाउड प्लेटफॉर्म में मैंने टीचिंग करना स्टार्ट किया। सो फ्रॉम द पास्ट 9 years आई एम कंटिन्यूसली टीचिंग द मल्टीपल क्लाउड टेक्नोलॉजीज। मैं लगातार 9 सालों से क्लाउड टेक्नोलॉजीज को ही टीच करता आ रहा हूँ। उनमें शामिल है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड, AWS Amazon Cloud and Google Cloud. I train more than thousands of the students from India and abroad also. मैंने अपने देश में 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेनिंग दी है, और इंडिया में ही नहीं, मैंने अब्रॉड में यानी कि विदेशों के स्टूडेंट्स को भी मैंने ट्रेनिंग दी है क्लाउड प्लेटफॉर्म में और नॉन क्लाउड प्लेटफॉर्म में। I taught fresh college pass out students and experienced corporates also. मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी ट्रेन किया है जिन्होंने रिसेंटली कॉलेज पास आउट किया है, चाहे वो बीटेक हो, BCA हो या एमटेक हो, या किसी भी स्ट्रीम में उन्होंने ग्रेजुएशन की हो। और मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग दी है जो कि एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, एक्सपीरियंस पीपल हैं, जो कि कई सालों से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, जैसे कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, IT इंजीनियर, IT एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो इन तमाम लोगों को भी मैंने ट्रेनिंग्स दी हैं जो कि अपना करियर क्लाउड के अंदर स्विच करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को भी ट्रेनिंग दी है जो कि क्लाउड में एक टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं लेकिन वो क्लाउड की ही दूसरी टेक्नोलॉजी में स्विच करना चाहते हैं। आई टॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड लाइक USA, यूरोप, अफ्रीका and Middle East countries like Saudi Arabia, Bahrain, Dubai, Oman, etc. मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी ट्रेन किया है जो कि USA से बिलोंग करते हैं, यूरोप कंट्री से बिलोंग करते हैं, यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करते हैं, अफ्रीकन कंट्री से बिलोंग करते हैं और मिडल ईस्ट कंट्री से बिलोंग करते हैं, जैसे कि सऊदी अरबिया, बहरीन, दुबई, ओमान, मस्कट, एक्सेट्रा। अब हम जानने की कोशिश करते हैं who should opt for AWS Certified Solution Architect Associate Certification Training. Job roles that can find AWS Certified Solution Architect Associate Training beneficial include. ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको ये ट्रेनिंग करनी चाहिए, वो कौन कौन सी जॉब पोजीशंस हैं और उन लोगों को ये कोर्स करना चाहिए। तो पहले बात करूं ग्रेजुएट्स जिनको फंडामेंटल्स नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स हो और नेटवर्किंग की फंडामेंटल बेसिक नॉलेज हो,
वो लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स भी इनको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 2 साल से, 1 साल से या 5 साल से या कितने भी टाइम पीरियड से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहे हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। आईटी मैनेजर्स भी कर सकते हैं। डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर्स, नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट्स, नेटवर्क सिक्योरिटी कंसल्टेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स, क्लाउड डेवलपर्स, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट्स, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट्स, सिस्टम इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स। तो ये सब तमाम डेजिग्नेशंस जो हैं हमारे AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट को कोर्स कर सकते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं क्लाउड की डेफिनेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है? सो यूनिवर्सल डेफिनेशन क्लाउड कंप्यूटिंग की है कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट एज पर द पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल। तो ये तो बात हुई एक यूनिवर्सल डेफिनेशन की, लेकिन इसको समझने के लिए एक हम यूज केस सिनेरियो डिस्कस करेंगे, जो कि आपको इस डेफिनेशन को समझने के लिए मदद करेगा। तो उसके लिए मैं पेन ब्रश को ओपन करता हूं। ये पेन ब्रश मेरा एक व्हाइट बोर्ड की तरह काम करेगा, जिससे मैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन आसान शब्दों में, आसान भाषा में मैं समझा सकूं। अब मान के चलते हैं एक सिनेरियो में कि एक कंपनी है, कंपनी का नाम है ABC कॉरपोरेशन। तो ये एक इमेजिन कर रहा हूं कि एक कंपनी है, इसने अभी अभी जस्ट 1 हफ्ता पहले, 1 वीक पहले बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो 1 वीक पहले ABC कॉरपोरेशन नाम की इमेजिनरी कंपनी है, इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। अब इस कंपनी को अपना डेटा सेंटर बनाना है अपने फिजिकल कंपनी के एनवायरनमेंट के अंदर, जहां पे कंपनी का फिजिकल जो हॉल है बड़ा, उसको यूज करना है अपने डेटा सेंटर को बनाने के लिए। तो यहां पर लिख देते हैं ऑन प्रीमिसेस डेटा सेंटर। अब डेटा सेंटर को जब इमेजिन करोगे आप, तो आपको क्या क्या पिक्चर्स ख्याल में आएंगे कि डेटा सेंटर में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ख्याल आएगा कि डेटा सेंटर्स के अंदर सर्वर्स होने चाहिए। अब ये सर्वर्स क्या होते हैं, इनको बारे में जानते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आसान भाषा में बोले, आसान शब्दों में बोले, दुनिया में 2 तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। द कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, 2 कैटेगरीज। नंबर 1 इज सर्वर्स, नंबर 2 इज क्लाइंट। तो सर्वर वो कंप्यूटर होते हैं जो किसी ना किसी तरह की सर्विसेज देते हैं दूसरों को। जैसे कि मान के चलते हैं गूगल सर्वर, गूगल कंप्यूटर। तो गूगल भी एक कंप्यूटर है, लेकिन वो पूरी दुनिया को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो गूगल सर्वर किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? तो गूगल सर्वर जो है वो एक सर्च इंजन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जहां पे लोग अपना कीवर्ड टाइप करते हैं। अब किसी को जानना है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है, तो जस्ट वो सिंपली टाइप करेगा गूगल के सर्च इंजन के अंदर, गूगल की वेबसाइट ओपन करेगा, गूगल के अंदर टाइप करेगा हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो इमीडिएटली रिक्वेस्ट कहां से आएगी? आपके गूगल सर्वर से आएगी। जो गूगल का कंप्यूटर है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा और रिस्पॉन्स करेगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज बाइडन, जो बाइडन। तो जो भी अमेरिका का प्रेसिडेंट होगा उसको, उसका वो जवाब देगा, गूगल का सर्वर जो होगा वो रिप्लाई करेगा। ठीक है।
तो गूगल जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सर्च इंजन की। तो इसी तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी ना किसी तरह की। जैसे कि फेसबुक, फेसबुक भी एक सर्वर है। अब फेसबुक किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? फेसबुक सर्विस प्रोवाइड करता है सोशल नेटवर्किंग की, कि आपस में एक दूसरे के साथ लोग कनेक्शन में आते हैं, कनेक्टेड होते हैं, अपनी यादें शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, पोस्ट करते हैं, अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, अपनी मेमोरीज को शेयर करते हैं, अपने विचारों को शेयर करते हैं, ओपिनियंस को शेयर करते हैं। तो इस मामले में जो फेसबुक जो है एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पोर्टल है जो कि सोशल नेटवर्किंग को एनकरेज कर रहा है। तो ये भी एक सर्विस है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी कंप्यूटर किसी ना किसी की सर्विस, किसी ना किसी की तरह की सर्विस को प्रोवाइड करे, उस कंप्यूटर को बोलते हैं सर्वर। और ऐसा कंप्यूटर जो किसी से सर्विसेज को एक्सेस कर रहा है उसको बोलते हैं क्लाइंट। अब हम अपने कंप्यूटर से www.google.com टाइप करके गूगल की सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं तो हमारा कंप्यूटर कहलाएगा क्लाइंट। तो जब ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर में हम डेटा डिवाइसेस को प्लेस करने का एक प्लानिंग करते हैं तो उसमें सर्वर्स भी हमारे ख्याल में आते हैं। सर्वर्स को भी हम सोचते हैं कि सर्वर्स हमने लगाने हैं। तो वो सर्वर्स गूगल की तरह, गूगल या फेसबुक ये इनकी तरह नहीं होंगे। ये सर्वर्स हमारे प्राइवेट सर्वर होंगे जो कि हमारी कंपनी के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। वो बात अलग है कि सर्वर नंबर 1 के अंदर क्या सर्विस हमने प्रोवाइड, सर्वर नंबर 1 से हमने क्या सर्विस प्रोवाइड करवानी है, सर्वर नंबर 2 से हमने क्या सर्विस प्रोवाइड करवानी है, वो डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी पे, कंपनी की प्लानिंग पे। तो सबसे पहले सर्वर्स का ख्याल आता है, कंपनी को सर्वर्स पर परचेज करने होते हैं अपने डेटा सेंटर में प्लेस करवाने के लिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी ने 100 सर्वर प्लेस किए, 100 सर्वर बाय किए, सो कंपनी हैव टू बाय 100 नंबर ऑफ सर्वर्स। अब ये 100 सर्वर बाय करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ रहा है? इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, अपना मनी स्पेंड करना पड़ रहा है। तो ठीक है, कंपनी ने 100 सर्वर्स को परचेज किया। और क्या क्या डेटा सेंटर के अंदर हो सकता है? डेटा सेंटर के अंदर और नेटवर्क केबल्स हो सकती है। अब नेटवर्क केबल्स के बारे में सोचते हैं कि नेटवर्क केबल्स किस तरह की दिखती है। तो नेटवर्क केबल्स जो होती हैं वो नेटवर्किंग प्रोवाइड करती हैं। अब हम गूगल में जाते हैं, एक पिक्चर कॉपी पेस्ट करते हैं नेटवर्क केबल की। तो यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस आपको नजर आएंगी, उनमें नेटवर्क केबल्स की पिक्चर है। ये भी नेटवर्क केबल है, ये भी नेटवर्क केबल है। तो कंपनी को अपने डेटा सेंटर के अंदर आपस में एक सर्वर को दूसरे सर्वर के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए नेटवर्क केबल्स की जरूरत पड़ती है। तो कंपनी को नेटवर्क केबल भी बाय करनी पड़ेंगी, सर्वर्स भी अपनी कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ सर्वर्स बाय करने पड़ेंगे, चाहे वो 10 सर्वर हो, 50 सर्वर हो, चाहे 100 सर्वर है। तो एबीसी कॉरपोरेशन, हमने एक एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी हमने सोची है। सो एबीसी कॉरपोरेशन ने अपने डेटा सेंटर को बनाने के लिए 100 सर्वर्स को बाय किया है और नेटवर्क केबल को बाय किया है। और क्या क्या डेटा सेंटर के अंदर जरूरत हो सकती है? डेटा सेंटर के अंदर नेटवर्क स्विचेस की जरूरत हो सकती है। तो एज्यूम करके चलते हैं कि कंपनी ने डेटा सेंटर के अंदर स्विचेस भी परचेज करे हैं। अब स्विचेस का काम क्या होता है वो अलग चीज है। पिक्चर देख के चलते हैं स्विचेस कैसे दिखते हैं। तो ये देखिए, तमाम जो पिक्चर्स नजर आ रही हैं ये नेटवर्क में यूज होने वाले स्विचेस की पिक्चर्स है। अब नेटवर्क स्विचेस का काम क्या होता है ये अलग चीज है, अलग कंसेप्ट है। तो नेटवर्क स्विच की हम पिक्चर
हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। सो नेटवर्क स्विचेस का काम है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ इंटरनली कम्युनिकेट करवाना विद इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क स्विचेस पे भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट किया, मनी इन्वेस्ट किया। और क्या क्या डेटा सेंटर के अंदर हो सकता है, लेट्स ट्राई टू डिस्कस। तो डेटा सेंटर के अंदर और फायरवॉल भी हो सकती है, फायरवॉल डिवाइस। तो मैं मान के चलता हूं, एज्यूम करके चल रहा हूं कि कंपनी ने ये सब इन्वेस्टमेंट एक डेटा सेंटर के को बनाने के लिए, बिल्डअप करने के लिए कर डाली है। अच्छा, और इंपॉर्टेंट की चीज क्या हो सकती है डेटा सेंटर के अंदर, वो हो सकती है एयर कंडीशनिंग। सो कंपनी को एयर कंडीशन भी बाय करना पड़ेगा। अब एयर कंडीशन का काम क्या होता है, सो सिंपल है समझना, एयर कंडीशन का काम है कूलिंग प्रोवाइड करना। अब कूलिंग की क्या जरूरत है डेटा सेंटर के अंदर, एयर कंडीशन की जरूरत कूलिंग के लिए पड़ती है डेटा सेंटर के अंदर। और एयर कंडीशन हम प्लेस नहीं कर पाएंगे तो जितने भी तमाम सर्वर्स हमने डेटा सेंटर के अंदर प्लेस करवाए हैं वो सर्वर्स हीट जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे जितने भी तमाम सर्वर्स जो हैं वो हीट अप हो जाएंगे और बाद में पता चलेगा कि वो सारे के सारे सर्वर्स मेरे क्रैश कर गए ओवर हीट होने की वजह से। तो एयर कंडीशन की भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है हमारे डेटा सेंटर के अंदर। तो कंपनी ने एयर कंडीशन को भी बाय किया। तो इन ऑर्डर टू बिल्ड अप द डेटा सेंटर कंपनी डिड द इन्वेस्टमेंट, कंपनी डिड द ह्यूज इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने सर्वर्स भी बाय किए, नेटवर्क केबल्स भी बाय करी, नेटवर्क स्विचेस भी बाय किए, एयर कंडीशन भी बाय किया, फायरवॉल डिवाइसेस भी बाय किए। तो ओवरऑल बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने की, एबीसी कॉर्पोरेशन ने, जो कि एक न्यू कंपनी है। और कंपनी ने जस्ट एक हफ्ता पहले, 1 वीक पहले बिजनेस को स्टार्ट किया था। अब मैं एज्यूम करके चल रहा हूं हाइपोथेटिकली कि एबीसी कॉर्पोरेशन ने इस ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में, ऑन प्रेमिसेस का मतलब कंपनी के खुद के स्पेस के अंदर, एक बड़े हॉल के अंदर जो डेटा सेंटर जो बनाया है, उसको बनाने में, उसके अंदर जो डिवाइसेस बाय करने में करीब 80 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो जो 80 लाख का जो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया है, ये सारा का सारा एक्सपेंस, हम क्या कहते हैं इस एक्सपेंस को, वी आर कॉलिंग एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। शॉर्ट में हम बात करें तो इस शॉर्ट में इस एक्सपेंस को बोलते हैं कैपेक्स। तो उम्मीद करता हूं मैं जो बातें बता रहा हूं वो बातें आपको समझ भी आ रही हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हो इसको। अब डेटा सेंटर हमने बना दिया, एबीसी कॉर्पोरेशन ने डेटा सेंटर तो बिल्डअप कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर दी 80 लाख रुपीस की। मगर क्या डेटा सेंटर को बिल्डअप करना क्या इतना ही काफी है क्या, इज इट इनफ? तो मैं बोलूंगा नहीं, डेटा सेंटर को ऑपरेट करने की भी जरूरत है। डेटा सेंटर में सर्वर्स को सिर्फ परचेज करना और सर्वर खुद ब खुद अपने आप काम नहीं करने लग जाते हैं। सर्वर्स अगर बाय करते हैं तो सर्वर अपने आप खुद ब खुद नहीं काम करते। इन सर्वर्स को ऑपरेट करने के लिए सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत पड़ती है। यानी कि कहने की मतलब ये है कि इन डेटा सेंटर के अंदर इन डेटा सेंटर रिसोर्सेज को ऑपरेट करने के लिए एक टेक्निकल टीम की जरूरत पड़ती है, टेक्निकल स्टाफ की जरूरत पड़ती है। चाहे सर्वर को मैनेज करना हो उसके लिए एक सेपरेट हाईली टेक्निकल स्टाफ की जरूरत पड़ती है। नेटवर्क स्टैब्लिश करना हो एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक, उसके लिए भी एक सेपरेट एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है, सेपरेट स्टाफ की जरूरत पड़ती है। नेटवर्क फायरवॉल को ऑपरेट करना हो तो उसके लिए भी एक हाईली टेक्निकल स्किल्ड पर्सन को हायर करने की जरूरत पड़ती है। एयर कंडीशन का ऑपरेट करना हो उसके लिए भी एक हाईली टेक्निकल स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है, डेटा सेंटर को सिर्फ बनाना, डेटा सेंटर के अंदर डिवाइसेस को परचेज करना ये काफी नहीं है अपने आप में।
डेटा सेंटर को ऑपरेट करवाने के लिए वी नीड टू हायर टेक्निकल स्किल्ड पीपल। ठीक है, अब उस टेक्निकली स्किल्ड स्टाफ में चाहे वो आईटी इंजीनियर बोल लो, चाहे आईटी एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, चाहे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कह लो, नेटवर्क को मैनेज करने के लिए नेटवर्क मैनेजर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हायर करना पड़ेगा सैलरीड बेसिस पे। हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए, हार्डवेयर को ट्रबल शूट करने के लिए हार्डवेयर इंजीनियर हायर करना पड़ेगा। डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए, डेटाबेसेस को ऑपरेट करने के लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स को हायर करना पड़ेगा। तो ये सब तमाम एम्प्लॉयज डेजिग्नेशन है, इन स्किल्ड लोगों को कंपनी को हायर करना है, हायर करती है, एबीसी कॉर्पोरेशन ने हायर किया। तो इन सब डेजिग्नेशन में टेक्निकल स्किल्ड लोगों को एबीसी कॉर्पोरेशन ने हायर किया है और इनको कंपनी मंथली बेसिस पे सैलरीज भी देगी, राइट? सो कंपनी हैव टू प्रोवाइड द सैलरीज ऑन द मंथली बेसिस। अब ये मंथली बेसिस पे जो एक्सपेंस होगा ये वन टाइम एक्सपेंडिचर नहीं होगा कि एक महीना सैलरी दे दी, दूसरे महीने की सैलरी देने की जरूरत नहीं पड़ी या थर्ड मंथ में सैलरी देने की जरूरत ना पड़ी। तो जो सैलरी कंपनी देगी इन टेक्निकल स्किल्ड पीपल को ये हर मंथ देनी पड़ेगी। तो कंपनी हैव टू गिव द सैलरीज एवरी मंथ टू दिस टेक्निकली स्किल्ड पीपल, चाहे वो आईटी इंजीनियर हो गया, चाहे आईटी एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे कोई भी आईटी स्किल्ड पीपल हो, पर्सन हो। तो इट्स अ काइंड ऑफ रेकरिंग एक्सपेंडिचर, ये हर मंथ होने वाला एक्सपेंडिचर है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। और इसके अलावा क्या एक्सपेंडिचर हो सकता है कंपनी का? दूसरा एक्सपेंडिचर हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, ये भी हर महीने का एक्सपेंडिचर है, क्योंकि जो डेटा सेंटर में रन करने वाले, चलने वाले जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो सर्वर बोल लो, इनके लिए पावर सप्लाई का कंजप्शन होता है। चाहे वो एयर कंडीशन बोल लो, एयर कंडीशन भी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वर्क नहीं करता। नेटवर्क स्विच बोल लो, उसके लिए भी पावर कंजप्शन होता है, इलेक्ट्रिक पावर कंजप्शन होता है। फायर वॉल डिवाइस बोल लो, इसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है। तो ये जितने भी तमाम डिवाइसेस जो हैं ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर के अंदर जो प्लेस करे हैं, बाय करे हैं, उन सबको रन करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। अब ये 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। अब 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन होगी तो बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, ह्यूज, देयर विल बी ह्यूज कंजप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, वी नीड टू पे द ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी बिल टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो बहुत बड़ा बिल आएगा, हर महीने हमको बहुत बड़ा बिल पे करना पड़ेगा एबीसी कॉर्पोरेशन को, क्योंकि जो सर्वर्स रन कर रहे हैं उन सर्वर्स को शट डाउन नहीं कर सकते। वो सर्वर्स एक बार स्टार्ट होते हैं तो सर्वर 24 आवर्स डे एंड नाइट पूरे साल भर हम स्टॉप नहीं करते। अब तमाम मिसाल के तौर पे बात करते हैं, गूगल भी एक सर्वर है, याहू भी एक सर्वर है। कभी आपने ये सोचा है, कभी आपने ये नोटिस किया है कि गूगल की सर्विस दिन में 2 घंटे या 3 घंटे के लिए अवेलेबल नहीं है, या रात में 5 घंटे या 6 घंटे के लिए अवेलेबल नहीं है, या हफ्ते में किसी एक दिन के लिए अवेलेबल नहीं है? गूगल का सर्वर अभी
डाउन है, गूगल की सर्विसेज अभी 1 घंटे के लिए बंद हो गई हैं, आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा, क्योंकि सर्वर्स जो होते हैं उनको कभी स्टॉप नहीं करते हम। सर्वर्स एक बार स्टार्ट करते हैं, वो कंटिन्यूस ऑन स्टेटस में रहते हैं, वो कंटिन्यूसली ऑन स्टेटस में रहते हैं, सालों साल उन सर्वर्स को ऑन स्टेटस में रखा जाता है। होप सो मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अगर सर्वर्स, एयर कंडीशंस, नेटवर्क स्विचेस, फायरवॉल, जितने भी तमाम डिवाइसेस हैं, उनको अगर कंटिन्यूसली ऑन स्टेटस में रखेंगे तो बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। हर महीने हमको बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें पे करना होता है, ये मंथली बेसिस पे करना होता है। ये एक वन टाइम पेमेंट नहीं है, ये एक रेकरिंग काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी हम बोल के चलते हैं कि ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को हम शॉर्ट में अगर बात करें तो उसको बोलेंगे ओपेक्स। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमारा रेकरिंग काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर है। इसको हर मंथ करना होता है, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा और हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें पे करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हम क्यों दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की यूसेज क्यों हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन क्यों हो रही है, इस पूरे के पूरे डेटा सेंटर को ऑपरेट करवाने के लिए। सर्वर्स रन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एयर कंडीशन कूलिंग देगा, it runs because of electricity, right? So all the devices within the data center, their works due to electricity. Electricity की मदद से ये काम करेंगे। अब 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन होगी तो महीने के एंड में इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, जनरेट होगा, और वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें कहाँ पे करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को। तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, जिससे कि ऑपरेटिंग डेटा सेंटर को ऑपरेट किया जाएगा और डेटा सेंटर के डिवाइसेस इसकी मदद से रन करेंगे। और जो पर मंथ जो एम्प्लॉयज को जो सैलरीज दी जाती हैं, ये भी एक बारी का एक्सपेंडिचर नहीं है, हर महीने एम्प्लॉयज को सैलरी दी जाती है, तो ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, आसानी से समझ में आ रही हैं। मैंने शुरुआती तौर पे मैंने बताया था, सेशन की शुरुआत में मैंने बताया था कि एबीसी कॉर्पोरेशन एक न्यू कंपनी है। जस्ट द बिजनेस हैज बीन स्टार्टेड 1 वीक अगो। जस्ट 1 हफ्ता पहले एबीसी कॉर्पोरेशन ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। बट अगर कंपनी न्यू हो, then there is no guarantee that company will earn a profit. गारंटी नहीं है इस बात की कि कंपनी नई है तो प्रॉफिट भी अर्न होगा ही होगा। तो प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत टफ कंपटीशन है, बहुत टफ कंपटीशन इन द मार्केट। देयर इज वेरी टफ कंपटीशन इन द मार्केट, क्योंकि एबीसी कॉर्पोरेशन के कंपटीशन में, जो कि एबीसी कॉर्पोरेशन जैसा ही बिजनेस कर रहे हैं, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज होंगी और वो भी ब्रांड्स होंगे। अब मान के चलते हैं कि एबीसी कॉर्पोरेशन कंपनी है, इसका प्रोडक्ट है टूथपेस्ट, एबीसी टूथपेस्ट। अब एबीसी कॉर्पोरेशन एक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी है, हम मिसाल के तौर पे मान के चल रहे हैं, लेकिन टूथपेस्ट बनाने वाली तमाम अदर कंपनीज भी मार्केट में मौजूद हैं, जैसे कि कोलगेट। अब कोलगेट का भी एक टूथपेस्ट है, पेप्सोडेंट का भी टूथपेस्ट है, डाबर का भी टूथपेस्ट है, पतंजलि का भी टूथपेस्ट है। तो बहुत सारे कस्टमर्स डाबर को कंटिन्यूसली यूज कर रहे होंगे, उनकी फैमिली यूज कर रही होंगी, बहुत सारे लोग पेप्सोडेंट को यूज कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग डाबर के टूथपेस्ट को यूज कर रहे होंगे। अब एबीसी कॉर्पोरेशन ने अपना नया टूथपेस्ट मार्केट में लॉन्च किया, तो एबीसी कॉर्पोरेशन को बहुत टफ हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एबीसी कॉर्पोरेशन के टूथपेस्ट को बेचना,
क्योंकि जो पतंजलि वाला टूथपेस्ट यूज कर रहे होंगे उनको बिलीव होगा कि पतंजलि बेस्ट है, तो पतंजलि के कस्टमर्स को एबीसी कॉर्पोरेशन के टूथपेस्ट को खरीदने के लिए अट्रैक्ट करना इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। और जो डाबर का टूथपेस्ट मार्केट में बिक रहा है उसके जो कस्टमर्स होंगे, कस्टमर्स यूज कर रहे हैं कंटिन्यूसली फ्रॉम मैनी इयर्स, वो डाबर को ही प्रेफर करेंगे। अगर आप बोलोगे एबीसी कॉर्पोरेशन हमारा एक नया टूथपेस्ट है, हमारे टूथपेस्ट में ये खासियत है, ये फीचर्स हैं, तो बहुत चैलेंजिंग बात होगी कि डाबर के कस्टमर्स को अपने एबीसी कॉर्पोरेशन के टूथपेस्ट की तरफ अट्रैक्ट करना कि वो डाबर छोड़ के एबीसी कॉर्पोरेशन का टूथपेस्ट खरीदें। तो ये कंपटीशन की बात है। अब मैं एज्यूम करता हूं कि एबीसी कॉर्पोरेशन ने 6 महीने तक कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं किया। देयर इज नो प्रॉफिट अर्न बाय द एबीसी कॉर्पोरेशन। Till 6 months, the company did not earn a single profit. एबीसी कॉर्पोरेशन ने एक रुपए या 2 रुपए का प्रॉफिट भी अर्न नहीं किया। टोटली 6 मंथ्स तक कोई भी फायदा नहीं हुआ, कोई भी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन एबीसी कॉर्पोरेशन अपने एम्प्लॉयज को कंटिन्यूसली सैलरी हर महीने दे रही थी, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रही थी। लेकिन 6 महीने बाद कंपनी एक डिसीजन लेती है कि अब इस बिजनेस को क्लोज कर दिया जाए, शट डाउन कर दिया जाए, क्योंकि कंपनी के पास, एबीसी कॉर्पोरेशन के पास अब फंड्स अवेलेबल नहीं है कि वो कंटिन्यूसली सैलरी दे पाए अपने एम्प्लॉयज को या कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर पाए। तो कंपनी ने डिसीजन लिया कि कंपनी के बिजनेस को शट डाउन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो कंपनी का बिजनेस बंद हो जाता है और एम्प्लॉयज जो है उनको निकाल दिया जाता है अपनी अपनी जॉब से, अपने डेजिग्नेशन से। तो एम्प्लॉयज गॉट फायर्ड आफ्टर द 6 months बिकॉज द कंपनी डोंट हैव इनफ फंड्स टू पे द सैलरीज कंटिन्यूसली। तो कंपनी के पास इतना फंड अवेलेबल नहीं है अब 6 महीने बाद कि वो कंटिन्यूसली एम्प्लॉयज को सैलरी लगातार दे सके या इलेक्ट्रिसिटी बिल लगातार भर सके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। तो कंपनी ने बिजनेस को क्लोज कर दिया। लेकिन बिजनेस तो क्लोज हो गया, मगर ये 80 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी में, ये एक बहुत बड़ा लॉस होगा कंपनी को, क्योंकि जो सर्वर्स एक बार बाय कर लिए वो रिटर्न नहीं कर सकते। जो एसी एक बार बाय कर लिया और डेटा सेंटर के अंदर प्लेस कर दिया वो हम रिटर्न नहीं कर सकते। तो 80 लाख का बहुत बड़ा लॉस होगा कंपनी को। अगर कंपनी सेकेंड हैंड भी इन चीजों को बेचे तो उनकी वैल्यू उतनी नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। तो ये हमारे फिजिकल डेटा सेंटर का सिनेरियो था, जो कि एबीसी कॉर्पोरेशन की मदद से मैंने समझाने की कोशिश करी कि एक फिजिकल डेटा सेंटर में क्या 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 आपके वीक पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर 6 महीने पहले कंपनी ने डिसीजन क्लाउड में डेटा सेंटर बनाने का लिया होता, क्लाउड प्लेटफॉर्म में अपना डेटा सेंटर या रिसोर्सेज को क्रिएट करने का डिसीजन लिया होता, तो सिनेरियो क्या होता। तो मैं कंपनी का नाम मैं सेम लेके चल रहा हूं, लेकिन मैं सिचुएशन के चेंज कर देता हूं। अब सिचुएशन ये है कि एबीसी कॉर्पोरेशन ने डेटा सेंटर बनाना है, लेकिन ये डेटा सेंटर क्लाउड के अंदर बनाना है। अब मैं सिचुएशन को मैं रिवर्स कर देता हूं। अब मैं ये फ्लैशबैक में ये सोच के चलता हूं, अगर ठीक 6 महीने पहले कंपनी ने अगर ये डिसीजन लिया होता कि जो डेटा सेंटर फिजिकल में बनाना है, इंस्टेड ऑफ द फिजिकल कंपनी ने क्लाउड के अंदर डेटा सेंटर बनाया होता, तो क्या बेनिफिट हो सकता था, तो क्या पिक्चर होती, तो क्या सिनेरियो होता। तो मैं पहले तो ये क्लियर कर देता हूं, क्लाउड इज अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस। ठीक है, क्लाउड इज ए सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस। जो क्लाउड है एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस है।
चाहे वो AWS का क्लाउड हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर का क्लाउड हो, चाहे वो गूगल क्लाउड हो, चाहे वो कोई सा भी क्लाउड हो। तो किसी भी क्लाउड में अपने डेटा सेंटर्स को क्रिएट करने के लिए, अपने रिसोर्सेज को क्रिएट करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन एक अथॉरिटी होती है, एक की होती है, जिसकी मदद से क्लाउड में आप क्लाउड की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो। अगर सब्सक्रिप्शन है तो ही आप क्लाउड के अंदर रिसोर्सेस बना पा रहे हो, क्लाउड के अंदर लॉग इन कर पा रहे हो, क्लाउड में अपने सर्वर्स बना पा रहे हो, क्लाउड में कुछ भी काम कर रहे हो सब्सक्रिप्शन होने की वजह से। तो अब मैं मान के चल रहा हूं कि हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया, क्लाउड के अंदर सब्सक्रिप्शन ले लिया है। अब क्लाउड में सब्सक्रिप्शन लेने के बाद हमको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एक स्पेस प्रोवाइड करता है जिसको बोलते हैं टेनेंसी स्पेस। ठीक है। और हम क्या होंगे? हम क्लाउड में सब्सक्रिप्शन लेने के बाद कहलाएंगे टेनेंट। टेनेंट का मतलब क्या हुआ? किराएदार। ठीक है, आसान लैंग्वेज में हम बोलेंगे, सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, टेनेंट का मतलब हो गया किराएदार। अब क्लाउड के अंदर हमने कुछ भी क्रिएट करना है तो कुछ भी हम डेटा सेंटर को डेटा कुछ भी क्रिएट करना है, सर्वर्स बनाएंगे तो सर्वर परचेज नहीं करेंगे। वी आर नॉट इन्वेस्टिंग एनीथिंग इन ऑर्डर टू क्रिएट एनी रिसोर्स ऑन द क्लाउड। तो क्लाउड के अंदर हम अगर सर्वर बनाएंगे, मान लो कि हमने क्लाउड के अंदर 5 सर्वर बनाए, 5 सर्वर्स बनाए, तो इन 5 सर्वर्स को बनाने के लिए हमको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। हमको इनको बनाने के लिए के बाद हमको रेंट पे करना पड़ेगा कि इन सर्वर्स आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ वी हैव टू पे द रेंट। अब ये 5 सर्वर्स रन कर रहे हैं तो 5 सर्वर्स के हिसाब के रेंट देना कर पड़ेगा, यानी कि बिल देना पड़ेगा। ठीक है, 5 सर्वर्स के हिसाब से बिल देना पड़ेगा हमें। और अगर हम 50 सर्वर्स रन करवा रहे हैं तो 50 सर्वर्स के हिसाब से बिल देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जितने भी सर्वर्स हम बनाएंगे या जो भी रिसोर्स क्लाउड के अंदर बनाएंगे वो एक वर्चुअल फॉर्म में होंगे। ऑल द रिसोर्सेज विल बी इन द वर्चुअल फॉर्म। तो ये सर्वर्स हमने बनाए, सर्वर्स भी तो रिसोर्स ही हैं। तो क्लाउड के अंदर जो भी रिसोर्स हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, वो सब वर्चुअल फॉर्म में होते हैं। मिसाल के तौर पे जो हमने सर्वर्स बनाए हैं या सर्वर्स बनाएंगे वो भी वर्चुअल फॉर्म में होंगे। सो व्हाट इज वर्चुअल? वर्चुअल मींस इफ देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस मींस वी आर कॉलिंग इज वर्चुअल। जैसे एक फिजिकल कंप्यूटर के अंदर रैम होती है, एक फिजिकल रैम होती है, तो वैसे ही इस सर्वर के अंदर जो कि क्लाउड के अंदर बनाएंगे उसके अंदर रैम तो होगी लेकिन वो वर्चुअल रैम होगी। इसके अंदर सीपीयू तो होगा लेकिन वो वर्चुअल सीपीयू होगा, वर्चुअल प्रोसेसर होगा। क्लाउड के अंदर जो सर्वर बनाते हैं उसके अंदर डिस्क भी होगी लेकिन वो वर्चुअल डिस्क होगी। और उस वर्चुअल डिस्क के अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा होगा। वो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे तो विंडोज कह लो या फिर लिनक्स कह लो। सो कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें भी रन कर रहा होगा जो कि हम फिजिकल
सर्वर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन करवाते थे, विंडोज सर्वर रन करवाते थे, लिनक्स सर्वर रन करवाते थे, वैसे ही इन वर्चुअल सर्वर्स में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, चाहे वो लिनक्स सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो विंडोज के भी तमाम फ्लेवर हो सकते हैं, जैसे कि विंडोज सर्वर 2012, विंडोज सर्वर 2016, विंडोज सर्वर 2019, एक्सेट्रा। और लाइनेक्स के भी कई फ्लेवर्स हो सकते हैं, जैसे कि यूबंटू, रेड हैट, सेंटोस, डेबियन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब जितने भी हम रिसोर्सेज क्लाउड के अंदर बना रहे हैं वो हम वर्चुअल फॉर्म में बना रहे हैं, क्योंकि क्लाउड के अंदर जो भी रिसोर्स क्रिएट करते हैं हम, वो फिजिकल नहीं होते, वो वर्चुअल फॉर्म में होते हैं। अगर हम एक सर्वर बना रहे हैं तो वो वर्चुअल फॉर्म में होगा, उसके अंदर जो रैम होगी वो भी वर्चुअल होगी, सीपीयू भी वर्चुअल होगा, डिस्क भी वर्चुअल होगी, उसके अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। अब हमको आज को रिक्वायरमेंट है, इस महीने हमारी रिक्वायरमेंट है 5 सर्वर्स की। हमने प्लान किया और 5 सर्वर्स हमने बना दिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि प्लानिंग सक्सेसफुल रहे, प्लानिंग फेलियर भी हो सकता है। कल को में रियलाइज होता है, महसूस होता है कि जो 5 सर्वर्स की हमने प्लानिंग करी थी, दैट वाज नॉट गुड प्लानिंग। जो हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हमारा जो एप्लीकेशंस जो है वो काफी हैवी एप्लीकेशंस है, हमारे सॉफ्टवेयर जो सर्वर्स पे रन करेंगे वो काफी हैवी सॉफ्टवेयर्स है। ठीक है। और एप्लीकेशन को रन करवाने के लिए 5 सर्वर काफी नहीं है, आईटी वर्कलोड को हैंडल करने के लिए 5 सर्वर्स काफी नहीं है। तो हम अपने नंबर ऑफ सर्वर्स को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अभी 5 सर्वर्स रन कर रहे हैं तो हमें 5 सर्वर्स के हिसाब से ही बिल आएगा, रेंट आएगा, वो हमें मंथ के एंड में एडब्ल्यूएस को पे करना होगा। कल को हमारी कंपनी डिसाइड करती है 3 महीने के बाद कि 5 सर्वर्स आर नॉट इनफ टू हैंडल द आईटी वर्कलोड, तो आईटी का वर्कलोड जो है उसको हैंडल करने के लिए 5 सर्वर्स काफी नहीं है, हमारे को सर्वर्स की संख्या और बढ़ानी पड़ेगी। नंबर ऑफ सर्वर्स वी नीड टू इंक्रीज इट मोर देन द 5, सो वी वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सर्वर्स अप टू 50 सर्वर्स। अब कंपनी को महसूस हो रहा है कि 5 सर्वर्स काफी नहीं है, हमारे को 50 सर्वर्स की जरूरत है। तो पहले डिमांड थी 5 सर्वर्स की, हमारा काम चल रहा था, लेकिन तीसरे महीने कंपनी की डिमांड बढ़ गई। कंपनी को लगा यार एप्लीकेशंस और भी ज्यादा क्रिएट हो गई हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने क्रिएट कर ली हैं, अब उन सब एप्लीकेशंस का लोड उठाने के लिए 5 सर्वर्स काफी नहीं है, अब हमको 50 सर्वर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, टोटल 50 सर्वर्स होने चाहिए, तो हम नंबर ऑफ सर्वर्स इंक्रीज कर देंगे। अब ये जो नंबर ऑफ सर्वर्स हमने 50 कर लिए, तो 50 के हिसाब से बिल देना पड़ेगा हमें, 5 के हिसाब से नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। तो हमारी क्लाउड की डेफिनेशन क्या कह रही है? हमारी क्लाउड की डेफिनेशन बोल रही है कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। ऑन डिमांड का मतलब हो गया, इस एग्जांपल में जैसे कि हमने 5 सर्वर्स क्रिएट किए थे, उस टाइम की डिमांड हमारी 5 सर्वर्स की थी, तो हम 5 सर्वर्स के हिसाब से बिल पे कर रहे थे, रेंट पे कर रहे थे। लेकिन हमारी डिमांड चेंज हो गई 3 महीने बाद, 3 महीने के बाद हमारी डिमांड हो गई 5 से बढ़कर 50 सर्वर्स की। तो जब 50 की डिमांड हुई तो 50 सर्वर्स हमने विद इन द फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स हमने क्रिएट कर लिए। 5-10 मिनट में हम 50 के 50 सर्वर एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो जब 50 की डिमांड होगी तो हमने 50 सर्वर क्रिएट किए, जब 50 सर्वर हमने क्रिएट करे तो अब हमें बिल 50
5 सर्वर्स के हिसाब से नहीं देना पड़ेगा, अब हमें बिल 50 सर्वर के हिसाब से देना पड़ेगा। तो क्लाउड की डेफिनेशन क्या बोल रही है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ द रिसोर्सेज एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट एज पर द पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल। जैसे जैसे आप यूज करोगे वैसे वैसे आपका बिल भी बढ़ेगा। आप ज्यादा यूज करोगे तो बिल ज्यादा बनेगा, अगर कम यूज करोगे तो कम बिल बनेगा। अगर आपने 5 सर्वर रन किए हैं तो 5 के हिसाब से बिल देना पड़ेगा। अगर आपने 50 सर्वर दिए हैं, यानी कि सर्वर बढ़ गए आपके, तो आपका बिल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सो पे एज यू गो का मतलब इस तरीके से समझने की कोशिश करो। थ्रू द इंटरनेट का क्या मतलब हुआ कि जो सर्वर्स या रिसोर्सेज आपने क्लाउड के अंदर क्रिएट किए हैं, अगर उन सर्वर्स को आपने अपने किसी फिजिकल लैपटॉप से आपने एक्सेस करना है या फिजिकल डेस्कटॉप कंप्यूटर से आपको एक्सेस करना है, तो वो एक्सेस आप इंटरनेट के थ्रू करोगे। सो यू मस्ट हैव द इंटरनेट कनेक्शन ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, यू मस्ट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन ऑन योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए। तो अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट है, तभी इन सर्वर्स को रिमोटली आप एक्सेस कर पाओगे अपने फिजिकल कंप्यूटर पे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रही हैं ये सब बातें। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट एज पर द पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल। आज को कल को आपको डिमांड थी 5 सर्वर्स की, लेकिन 3 महीने के बाद आपकी डिमांड चेंज हो जाती है 50 सर्वर्स की, तो आप 50 सर्वर्स आप क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन जो बिलिंग होगी वो 50 सर्वर्स के हिसाब से आएगी, 5 सर्वर्स के हिसाब से नहीं रहेगी। और जैसे जैसे आपके सर्वर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बिलिंग भी बढ़ती जाएगी। और कल को ऐसा मौका आता है कि 4 महीने बाद या 5 महीने बाद आपको महसूस होता है, आपकी कंपनी को महसूस होता है कि 50 सर्वर्स बहुत ज्यादा है। तो 50 सर्वर्स बहुत ज्यादा हैं, अगर हम 30 सर्वर्स भी मेंटेन करके चलें और 20 सर्वर्स को डिलीट कर दें, तो भी हमारी कंपनी का काम आसानी से चल सकता है। आईटी वर्कलोड सिर्फ 30 सर्वर हैंडल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 20 सर्वर्स को हम डिलीट कर देंगे, तो ग्रेजुअली क्या होगा, हमारा बिल भी डाउन हो जाएगा। पहले हमें 50 सर्वर्स के हिसाब से बिलिंग पे करनी पड़ रही थी, अब हमको 30 सर्वर्स के हिसाब से पे करनी पड़ेगी। सो पे एज यू गो पॉलिसी वर्क कर रही है यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एबीसी कॉरपोरेशन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, यहाँ पे जस्ट रिसोर्सेज को क्रिएट कर रही है और AWS के एनवायरनमेंट को यूज कर रही है, क्लाउड प्लेटफॉर्म को यूज कर रही है। जितने रिसोर्सेज बनाने हैं एबीसी कॉरपोरेशन बना पा रही है। 5 सर्वर्स की रिक्वायरमेंट थी, 5 सर्वर बनाए। रिक्वायरमेंट बढ़ गई, 50 हो गई, तो 50 सर्वर बनाए। फिर कुछ टाइम के बाद रिक्वायरमेंट 20 सर्वर्स की रिक्वायरमेंट रह गई या 30 सर्वर्स की रिक्वायरमेंट रह गई, उन्होंने सोचा 20 सर्वर्स को डिलीट कर देना चाहिए, तो 20 सर्वर्स को डिलीट कर दिए और 30 सर्वर्स के साथ मेंटेन कर रहे हैं अब। तो जैसे जैसे रिसोर्सेज यूज करेंगे वैसे वैसे पेमेंट करनी पड़ेगी। रिसोर्सेज कम यूज करेंगे तो कम पेमेंट करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा पेमेंट करेगी। और एक बेहतर बात है यहाँ पर कि यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल की टेक केयर नहीं करना पड़ता हमें। वी हैव नो नीड टू वरी अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी बिल। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो वरी करेगा वो क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर करेगा, अमेजॉन करेगा। ये अमेजॉन की जिम्मेवारी है इलेक्ट्रिसिटी बिल को हैंडल करना, क्योंकि हमारा सारा का सारा रिसोर्सेज, हमारे सारे सर्वर्स, हमारा सारा नेटवर्क, वो सब कहाँ पे रन कर रहा है, क्लाउड के प्लेटफॉर्म पे रन कर रहा है, AWS के डेटा सेंटर के अंदर रन कर रहा है, AWS के प्लेटफॉर्म के अंदर रन कर रहा है। तो अगर 6 महीने पहले कंपनी ने डिसीजन लिया होता कि क्लाउड के अंदर डेटा सेंटर बनाना है, और 6 महीने के बाद कंपनी अगर
कंपनी का बिजनेस अगर डाउन हो जाता है, कंपनी अगर क्लोज हो जाती, तो हमें वरी करने की जरूरत नहीं थी। तो कंपनी सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्लाउड के अंदर बनाया था वो डिलीट कर सकती थी, जस्ट लाइक डिलीटिंग द फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो हमारे को जो 80 लाख रुपीस का जो लॉस हुआ था वो लॉस नहीं होता, क्योंकि क्लाउड के अंदर हम वर्चुअल रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं और उनको डिलीट भी आसानी से कर सकते हैं। हम सारे के सारे रिसोर्सेज को क्लाउड से डिलीट कर सकते थे। सो इट कुड बी द बेनिफिट इन द क्लाउड। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो क्लाउड के अंदर हमको डेटा सेंटर बनाने का या रिसोर्सेज क्रिएट करने का ये भी फायदा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हमको मेंटेन नहीं करने पड़ते, मैनेज नहीं करने पड़ते, या इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करना पड़ता, या कूलिंग को प्रोविजन नहीं करना पड़ता, क्योंकि कूलिंग या इलेक्ट्रिसिटी बिल ये सब की सब हेडेक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की है, और हमारे सब सर्वर्स रिसोर्सेज वो क्लाउड प्लेटफॉर्म पे रन कर रहे हैं। ठीक है, सो उम्मीद है कि चीजें आपको सब समझ में आ गई हैं। तो जैसे जैसे आप कोर्स के सेशन आप ज्वाइन करते जाएंगे, जैसे जैसे सेशन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप नई नई चीजें सीखते जाएंगे। तो आज इंट्रोडक्शन सेशन था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, और क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे फिजिकल डेटा सेंटर से बेहतर किस तरीके से है। तो आज बेसिक सेशन था क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो फ्यूचर में आने वाले जो तमाम सेशन होंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और जैसे जैसे सेशंस हम अटेंड करते जाएंगे, वैसे वैसे हम अपनी नॉलेज और स्किल्स क्लाउड के अंदर और भी बेहतर बनाते जाएंगे। सो आज के लिए काफ़ी है, आज का डेमो का सेशन आज यहीं ख़त्म कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस डेमो सेशन।